हो गई? अच्छा जी, न्यूरल नेटवर्क को हमने काफ़ी तफसील से अब देख लिया। अब उसकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये एक वेबसाइट है, और आप न्यूरल नेटवर्क प्लेग्राउंड लिख के सर्च करेंगे गूगल पे तो ये वेबसाइट आ जाती है, playground.tensorflow.org। इसके अंदर न्यूरल नेटवर्क को सिमुलेट करके विद इनपुट्स, आउटपुट्स, हिडन न्यूरॉन्स, डाटा और उसके तमाम पैरामीटर्स के साथ हमें सिखाया जाता है कि न्यूरल नेटवर्क काम कैसे करते हैं। अब ये यहाँ पे हमने इसको खोला है। अब इस लेफ्ट साइड पे जो टॉप पे हमें नज़र आ रहे हैं वो डाटा है, और इसके अंदर ये 4 डाटा है। अब इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और हमें डाटा की शेप नज़र आ जाएगी, तो उसको हम फिर प्लॉट करवा सकते हैं। ठीक है, ये जो थर्ड वर्जन है ये सबसे सिंपल डाटा है। एक तरफ ऑरेंज, एक तरफ ब्लू क्लास है, और ये लीनियरली सेपरेबल है, एक सिंगल लाइन से भी हो जाएगा। ये वाला जो स्पाइरल है ये सबसे कॉम्प्लेक्स डाटा है। ठीक है, इसमें ये जलेबी की तरह सीधा डाटा है। ये वाला जो सर्कल विद इन सर्कल है ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, और ये भी एक है प्रॉब्लम जो कि आप कह सकते हो सेकंड मोस्ट इजी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें पार्टीशंस बनी हुई हैं स्कूल से, एक लाइन से नहीं होगा, 2 लाइन से हो जाएगा सेपरेट। तो हम सबसे सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, और ये वो डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन है जो हम काफ़ी ज़्यादा करते रहे हैं क्लास के अंदर कवर इसको, कि जिसमें हमारे पास 2 क्लासेस हैं, क्लास ए और क्लास बी। क्लास ए जो है वो ऑरेंज है और क्लास बी जो है वो ब्लू क्लास है, और इसके इंस्टेंसेस इस तरह पड़े हुए हैं। ठीक है, और अब हमने कोई ऐसी इक्वेशन बनानी है जो इन 2 क्लासेस को सेपरेट आउट कर दे। तो जैसे हमने शुरू से हम देखते आ रहे हैं कि न्यूरल नेटवर्क जो है, बल्कि कोई भी जो एआई का एल्गोरिथम है फॉर दैट मैटर, वो एक इक्वेशन ही बना रहा होता है जिससे वो सेपरेट कर सके बिटवीन 2 क्लासेस। तो यहाँ पे भी इसने न्यूरल नेटवर्क ने सेपरेट करना है दोनों क्लासेस के दरमियान। और लास्ट जो हमारी डिस्कशन हुई थी गेट्स के ऊपर, तो हमने देखा था एंड गेट और गेट को हम एक स्ट्रेट लाइन से उसके जीरोज और वंस को सेपरेट आउट कर सकते थे। उसमें जो 2 हमारी क्लासेस थी, एक 0 आउटपुट वाली क्लास थी और एक 1 आउटपुट वाली क्लास थी। ठीक है, तो जब हम क्लास की बात करते हैं तो हम आउटपुट की बात कर रहे होते हैं, इनपुट की बात नहीं कर रहे होते कि आउटपुट पे कितनी क्लासेस हो। उनको हम क्लासेस भी कह सकते हैं, उनको हम कैटेगरीज भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 क्लासेस हैं। ठीक है, और मज़े की बात ये कि इनमें अभी जो जिस तरह की लेआउट है इसमें कोई नॉइज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई ब्लू का इंस्टेंस येलो ऑरेंज के अंदर आ रहा हो, या ऑरेंज को कोई इंस्टेंस ब्लू के अंदर आ रहा हो। तो इसमें जब हम इसको कोई लाइन बना लेंगे ना और उसको सेपरेट आउट कर भी लेंगे, तो ये एक बड़ा आइडियल सा केस होगा, और उसमें कोई एरर नहीं होगा। इसमें हम 100% एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं। और हमने ये बात की थी कि जिस न्यूरल नेटवर्क के प्रॉब्लम में हम 100% एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को हमें यही से करने की जरूरत यही से करने की ज़रूरत नहीं है। हम उसको सिंपल मैथ और स्टैट से कर सकते हैं, और लीनियर इक्वेशन हम हर कोई बना सकते हैं। हमने स्टोक्स की इक्वेशन पढ़ी हुई है, उसके अंदर सिर्फ हमने जो एंगल है और जो वाई इंटरसेप्ट है उसको चेंज करना। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या है, उसका लाइन का एंगल, और सी क्या है कि वो वाई एक्सिस को कट काम करती है। बस ये 2 चीज़ें हों तो हम एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं जिसको हम स्लोप कहते हैं। तो इसको हम रन करते हैं न्यूरल नेटवर्क को, बाद में हम देखते हैं कि इसके अंदर पैरामीटर्स सबके साथ हम खेल के देखेंगे। तो ये हमने रन किया और ये सेपरेट आउट हो गया। ठीक है, 47 आइट्रेशंस लगी हैं हमारी, और हर आइट्रेशन को हम ईपॉक कहते हैं। तो ये 47 ईपॉक्स लगी हैं। और एक आइट्रेशन क्या होती है, ये वो लूप की एक आइट्रेशन है, और वो उस एक आइट्रेशन में हम तमाम डाटा को न्यूरल नेटवर्क में फीड करते हैं, फीड फॉरवर्ड में, और बैक प्रोपिगेट करके हम उसको लर्न भी करवा लेते हैं। अगर हमारे डेटा सेट में 100 रोज हैं, तो एक ईपॉक में या एक आइट्रेशन में हम 100 दफ़ा फीड फॉरवर्ड चलाएंगे और 100 दफ़ा बैक प्रोपिगेशन। वो डाटा को हम उसको देंगे,
वो उसकी बेस उस डाटा के ऊपर अपने रैंडम वेट्स के जरिए कोई आउटपुट जनरेट करेगा। हम उस आउटपुट का एरर कैलकुलेट करेंगे कि इसने अभी ये आउटपुट जनरेट किया और इसको ये आउटपुट जनरेट करनी चाहिए थी। ठीक है, डिज़ाइन आउटपुट और करंट आउटपुट, उनका डिफरेंस हम निकालते हैं तो वो एरर आ जाता है। उस एरर को फिर हम बैक प्रोपिगेट करते हैं अपने पूरे न्यूरल नेटवर्क। यहाँ पे जो है हमारे पास 3 लेयर्स हैं, एक इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर। और इनमें से 2 जो हैं लेयर्स, उनके पास वेट्स, ठीक है। इनपुट लेयर के पास वेट्स नहीं होते, हिडन के पास होते हैं और आउटपुट के पास होते हैं। तो हिडन लेयर में भी वेट्स हैं, आउटपुट लेयर में भी वेट है, और ये उन वेट्स को एडजस्ट करेगा। और उसका फॉर्मूला क्या था? ओल्ड वेट प्लस लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाय एरर। ठीक है, यानी हमने एरर को प्लस माइनस कर देना है पुराने वेट में, और कितना एरर को करना है वो हमें लर्निंग रेट बता देगा। अगर हमारा लर्निंग रेट 0.1 है, इसका मतलब है कि हम 10% एडजस्टमेंट करेंगे एरर की। अगर लर्निंग रेट 0.01 है, इसका मतलब है हम 1% एडजस्टमेंट करेंगे अपने वेट्स की, एरर की। ठीक है, तो जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। टाइम तो लगता है, एडजस्टमेंट हम बहुत थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन वो स्टेबल बड़ी जल्दी हो जाता है, आराम से हो जाता है। ठीक है, तो 0.01 या 0.05 इस तरह का लर्निंग रेट रखा जाता है। तो फीड फॉरवर्ड में क्या होगा? इनपुट आएगी, वो वेट से मल्टीप्लाई होगी हिडन लेयर में आ जाएगी, उस पर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। फिर अगले वेट से अप्लाई होकर वो आउटपुट लेयर पे आ जाएगी, इस पर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई। तो उसने हमेशा एक लेयर से दूसरी लेयर पे जाते हुए वेट से मल्टीप्लाई होना है, और लेयर में जाके उस पर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई हो जाता है। एक्टिवेशन फंक्शन क्या बताता है हमें कि इस न्यूरॉन ने फायर करने के लिए करना है। ठीक, इस न्यूरॉन की आउटपुट क्या होना चाहिए? ये जो लाइंस कुछ डिम है, फर्स्ट लेयर पे जो सेकंड नोड है, हाँ, अब इसमें पहले तो हम आर्किटेक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, हमारे पास 4 हिडन न्यूरॉन्स हैं और 2 आउटपुट्स हैं। तो जस्ट रिवाइज करने के लिए हम पहले ये फैसला करते हैं कि इसमें वेट्स कितने होंगे, हिडन लेयर में कितने वेट्स होंगे, क्या ख्याल है? वेट वेट का मतलब है जो कनेक्शंस, अच्छा कनेक्शन, हर कनेक्शन का एक वेट, 2 मल्टीप्लाइड बाय जितने भी उसकी न्यूरॉन्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, 8। तो इनपुट से हिडन पे जाते हुए हमारे पास 8 वेट्स, 8। हिडन से आउटपुट पे जाते हुए कितने वेट्स होंगे? 8 होंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 वेट्स होंगे। तो टोटल हमारे पास कितने होंगे? 16 वेट्स। टोटल हमारे पास 16 कनेक्शन है, और वो हमें नज़र भी आ गया इस सिमुलेटर के अंदर। अच्छा, अब इसमें जो उसने हमें थोड़ी और चीज़ दिखाई है, विजुलाइज करवाई है, कुछ कनेक्शंस जो हैं वो ऑरेंज कलर के हैं और कुछ ब्लू कलर के हैं, अनलेस समबडी इज कलर ब्लाइंड, फिर पता नहीं लगता। तो अब जो कनेक्शंस ऑरेंज है ना, वो ऑरेंज वाले डेटा को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जो ब्लू कनेक्शंस हैं वो ब्लू वाले डेटा को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम ये देख सकते हैं कि आउटपुट लेयर में 2 न्यूरॉन्स हैं, एक की आउटपुट ऑरेंज है और एक की आउटपुट ब्लू है। तो हमने ये कहा था कि जितनी आउटपुट्स होंगी उतनी हम आउटपुट न्यूरॉन्स बनाएंगे। अगर हमारे जितनी क्लासेस होंगी, अगर हमारे पास 10 क्लासेस हैं तो हमारी आउटपुट लेयर में 10 न्यूरॉन आ जाएगी, और हर न्यूरॉन एक क्लास को इंडिकेट करेगी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। अगर हम नंबर रिकग्नाइजर बना रहे हैं तो उसकी कितनी क्लासेस होंगी? 10, 0 से लेकर 9 तक, और 9 10 न्यूरॉन्स हो जाएंगे। अगर हम अल्फ़ाबेट्स को रिकग्नाइज कर रहे हैं तो इंग्लिश के कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 26। तो हमारे आउटपुट लेयर पे 26 न्यूरॉन्स आ जाएंगे। तो हमारे पास ये आउटपुट में इस तरह से होता है। अब हमारे पास यहाँ पे 2 क्लासेस हैं, बाइनरी क्लासीफायर है, एक ऑरेंज है और एक ब्लू डेटा है। तो हमारी आउटपुट न्यूरॉन में भी उसने बता दिया कि जो पहली आउटपुट न्यूरॉन है वो ऑरेंज को इंडिकेट करेगी और दूसरी ब्लू को इंडिकेट करेगी।
तो अगर हमारे पास जो इनपुट है वो क्लास ए से बिलोंग करती है तो आउटपुट न्यूरॉन पहली जो है वो ऑन हो जाएगी, दूसरी को ऑफ होना चाहिए। इनपुट किसी क्लास से कैसे बिलोंग कर सकती कनेक्शन इनपुट की ही आउटपुट आएगी क्लास की। है? राइट। मतलब हम कहते हैं कि जी हमारे पास 0 to 9 10 क्लासेस हैं, तो आपके पास जो इनपुट डिजिट आया है वो इनमें से किसी एक क्लास का होगा, वो 4 लिखा होगा। अब दैट 4 इज दी योर इनपुट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पिक्सेल्स, वो मैट्रिक्स दैट विल बी योर इनपुट, और उसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए, नंबर 4। इस केस में हाँ जी, ऑरेंज लाइंस दोनों आउटपुट में जा रहे हैं। जा रही है, बिल्कुल जा रही है। अभी हम उनकी दरम्यान वाली लाइन की बात नहीं कर रहे, अभी हम एंड वाली लेयर की बात कर रहे हैं। आउटपुट को समझ लेना, फिर हम इस पे भी आ जाएंगे। तो आउटपुट जो है वो समझना सबसे आसान होता है क्योंकि वो डायरेक्टली हमारी वर्ड से कॉरेस्पॉन्ड कर रही होती है। इसकी नॉर्मली इनपुट समझना भी आसान होता है, लेकिन इसकी इनपुट क्योंकि हमने खुद नहीं बनाई, हमने उसका डेटा यूज़ कर लिया, तो उस पर भी हम थोड़ी देर में आते हैं कि इनपुट का क्या मतलब है। अब हम देखते हैं कि जैसे हमने कहा था ना, कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो आइडेंटिफाई करेंगे बिटवीन क्लास ए एंड क्लास बी। तो कुछ फीचर्स क्लास ए में इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ क्लास बी में इंपॉर्टेंट इनका वेट ज़्यादा होते हैं, इनका भी ज़्यादा है। तो इस लिहाज से उसने ऑरेंज और ब्लू कर दिया। अब जैसे 4 हिडन न्यूरॉन्स हैं, इनमें से कुछ हिडन न्यूरॉन स्पेशलाइज कर लेंगी क्लास ए को रिकॉग्नाइज करने में, कुछ कर लेंगी क्लास बी को रिकॉग्नाइज करने में। ठीक है, ये चीज़ हमने नहीं पढ़ी, लेकिन ये इसकी इंटरनल डिबेट है। न्यूरल नेटवर्क को हम ब्लैक बॉक्स इसीलिए कहते हैं कि हमें अंदर नहीं पता लग होता क्या चल रहा है। तो ये जो है कलर कोडेड, ये थोड़ी एस्टिमेशन ही है। अच्छा, ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, एग्जैक्ट के करीब है, लेकिन मतलब हम बहुत कंफर्म नहीं कर सकते। और ये तो एक छोटा नेटवर्क है और छोटा सा एक प्रॉब्लम है, तो ये तो समझ अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन बड़े नेटवर्क्स में इस तरह की बनाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये इसके जो ऑरेंज जैसे जो फीचर्स से हिडन में जो ऑरेंज कनेक्शन है, हाँ जी, जो X1 कनेक्ट कर रहा है नीचे जो लास्ट वाले न्यूरॉन से, तो इसका क्या मतलब, और दूसरे में भी ये देखा जाए तो एक ऑरेंज लाइन जा रही है उसके अंदर, हाँ, तो क्या इसका मतलब और वो थोड़ी सी बोल्ड है, थोड़ी सी पतली, तो उसका वो बोल्ड है, वो वेट शो कर रहा है यस, कि वो उसका जिसका ज़्यादा बोल्ड है, इसको कि ये फीचर ऑरेंज के जो डिटरमिन कर रहा है उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा ज़्यादा So basically, first input की majority जो values हैं वो ऑरेंज है। नहीं output 1 को correspond नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि अगर वो ब्लू वाली भी बड़ी क्योंकि ब्लू वाली उसकी उसमें ही वेट है, ब्लू लेयर्स में काफी उसी में देखा है तो उसकी ब्लू भी स्ट्रॉन्ग है और उसकी ऑरेंज भी स्ट्रॉन्ग है। यानी इससे लगता है कि जो ये इनपुट 1 है ये ओवरऑल ज़्यादा डिटरमाइन करने में हेल्प कर रही है। जैसे देखें ना, अगर आपने एक बंदे का रिदम बनाना है कि ये इसकी शादी हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो उससे पहला क्वेश्चन ने पूछा है कि आर यू मैरिड और नॉट, सही है। तो वो अगर वो मैरिड है तो इसका मतलब कि जो पहला क्वेश्चन ही ज़्यादा डिटरमिन कर रहा है कि ये नेक्स्ट ये यानी कि इस क्राइटेरिया में ये फुलफिल करता है कि नहीं करता, बाकी की वेटेज ऑटोमेटिकली कम है। which means to rephrase input 2 जो है उस पे जो ज़्यादातर inputs आ रही हैं वो result 2 को contribute कर रही हैं इस मुताबिक। नहीं वो हाँ हाँ नहीं हाँ इनपुट 2 में से ज़्यादा ब्लू लाइन input 2 का value है वो lighter है compared to input 1। ऐसे ही So इसका मतलब तो यही है ना कि उसके ऊपर उससे जितनी भी वैल्यूज इन हो रही हैं वो और जैसे- ज़्यादातर रिजल्ट 2 को contribute जैसे हम लोग बैंक लोन की हमने एग्जांपल बार बार देखी है, तो बड़ी एक वो अप्लाई होती है हाँ, कि अगर हमारा फॉर एग्जांपल फीचर 1 जो था, जैसे हम इसमें X1 कह रहा है, वो ये है कि आपकी सैलरी कितनी है, यस, बाकी चीज़ें आपकी एज कितनी है, आप मैरिड हैं, बच्चे कितने हैं, आपका एक्सपेंस लेवल क्या है, वो ये बाकी कम इम्पोर्टेंट है। यानी रिलेटिव सबसे जो मेजर चीज़ आपको डिटरमिन कर रही है आपकी Process. आउटपुट को कि येस और नो में, तो वो सबसे ज़्यादा आपका वो वाला क्वेश्चन डिटरमिन कर रहा है। एग्जैक्टली। ये एग्जैक्टली वही शो कर रहा है। जैसे और हम ये भी कह सकते हैं कि जी आपकी सैलरी
लोन यस करने में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है और लोन नो करने में आपकी डेट ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है कि आप पे डेट कितनी या है, एक्सपेंस लेवल कितना है। एक्सपेंस लेवल कितना हाँ, जिस सर अगर हम देखें तो इसमें ये भी चीज़ है, सेकंड जो पॉइंट है है। हाँ कि सेकंड पॉइंट उसका कंट्रीब्यूट बहुत स्ट्रांगली कर रहा है इसमें सो अगर कोई बहुत लाइट कर रहा है तो वो ड्रॉप भी हो सकती है या बिल्कुल ही जीरो है वो नॉट ड्रॉप भी कर सकते हैं। ड्रॉप भी कर सकते हैं यस। हाँ कनेक्शन ड्रॉप करते हैं यूजुअली, नोड भी ड्रॉप हो सकती है, जैसे ये हिडन लेयर्स में सेकंड है उसके जितने भी कनेक्शन है सारे ही बहुत लाइट हैं, इनपुट भी लाइट है आउटपुट भी लाइट और इस ये अच्छा कैंडिडेट है ड्रॉप आउट होने के लिए। जब हम लोग ड्रॉप आउट करते हैं हम सिर्फ ये बताते हैं ना कि आप हिडन में से पहले 4 चीज़ें 3 करो। हम एग्जैक्टली पिन पॉइंट तो नहीं करते ना कि ये वाली इसको कम करें या इसको रिमूव करें, हम तो ये बात करते हैं कि बस ये हिडन में से 4 या 3 काफ़ी है हाँ और तो वो हो basically- जाएगा क्योंकि हमें अब पता लग गया ना कि 3 से एक काम हो सकता है, हम्म, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं कि एक ड्रॉप कर दो तो बाकी 3 जो है वो अपना काम तो करेंगी, इसका काम भी थोड़ा सा ले लेंगे। फाइन। तो इसका मतलब कि जो ड्रॉप आउट अगर मैं हम कोई न्यूरल नेटवर्क को ऑप्टिमाइज करने का या डिटरमिन करने का कि इसमें कितनी जो हिडन में न्यूरॉन्स ड्रॉप होने चाहिए वो एक ईजिली बन सकता है कि जिस न्यूरॉन के इनपुट और आउटपुट की वेटेज क्लोज टू दिस थ्रेशोल्ड है, हम उसको कहें जी कि अगर 10 है 10 में से अगर 3 की इस थ्रेशोल्ड से कम है तो नेक्स्ट 7 कर लें, हाँ अगर 2 की कम है तो 8 कर लें, इस हम नेक्स्ट को उसको ऑप्टिमाइज करने ड्रॉप आउट कर सकते हैं। कर सकते हैं, yes। और फिर ड्रॉप आउट के बाद हम रीट्रेन करते हैं। हाँ रिटेन क्योंकि वो जो थोड़ा बहुत 1% 5% कंट्रीब्यूट कर रहा था वो दूसरी नोट्स में और दूसरी बात है कि अगर हम लोग उससे उसको ड्रॉप आउट कर देते हैं और उसको रिटर्न नहीं करते तो जो हमारे सारे वेट्स हैं इनवैलिड हैं। नहीं, आपने ये डिटरमिन किया कि इसके वेट्स हैं ही बहुत कम, उसको ड्रॉप करके अगर ट्रेन नहीं भी करेंगे ना तभी कोई खास फर्क पड़ना नहीं चाहिए। हाँ लेकिन मैं उसमें बात करूँ कि हमने उसको एक थ्रेशोल्ड रखा हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ये नहीं करें कि एग्जैक्टली जीरो, अगर तो एग्जैक्टली जीरो है तो फिर तो डेफिनेटली फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि जी वो 0.1 है तो हम उसे कहेंगे नहीं इसको तुम जीरो कंसीडर करो, लेकिन 0.1 भी तो एक वैल्यू है, एक वेट है उसका। हाँ लेकिन वो इतना कम है कि हम कर सकते हैं उसको ड्रॉप सही। विदाउट द नीड फॉर रीट्रेनिंग। सही ट्रेन ना भी करें तो खैर है, सही। उस नोड को हम ड्रॉप कर देंगे सही। क्योंकि वो इतना वैसे भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था और ड्रॉप होने के बाद वैसे फिर भी कंट्रीब्यूट ना करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सही। तो ये जो थिकनेस ऑफ द कनेक्शंस है ये हमें बताता है कि ये वाला कनेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नोड की बात नहीं हो रही, कनेक्शन की बात हो रही, तो नोड की इंपॉर्टेंस की बात नहीं हो रही। नोड की इंपॉर्टेंस के लिए उसके तमाम कनेक्शंस का एवरेज तो आपको पता लग जाएगा कि ये नोड कितनी इंपॉर्टेंट है, जो कि फर्स्ट और फोर्थ नोड काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रही है, ठीक है, सेकंड और थर्ड कम इंपॉर्टेंट लग रही है और सेकंड जो ना होने के बराबर लग रही है। ठीक है, मुझे ये तो याद है कि जो इंटरनल नोड्स होती हैं उसका एक फार्मूला होता है कैलकुलेशन का और वो सेम नहीं होता सबका। हाँ वो एक अंदाज़ा होता है, एग्जैक्ट फार्मूला तो नहीं है। मतलब हमें पता है ना उसकी इनपुट मल्टीप्लाइड बाय वेट वेट और फिर अच्छा हाँ Value फीड हो, यस फिर वो जो बैक प्रोपगेशन है हमने उसका डिटरमाइन करना होता है। नहीं वो भी गिवन वो भी गिवन वो भी पता है बैक प्रोपगेशन फॉर्म। इवेंचुअली हम ये कह रहे हैं कि इस तरह एक लाइन ड्रॉ होगी उस लाइन के थ्रेशोल्ड के ऊपर वी कैन डिसाइड कि ये हाँ वो थ्रेशोल्ड जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि लाइन को थोड़ा ऊपर नीचे करना है तो वो थ्रेशोल्ड के जरिए हम कर सकते हैं। वो जो 0.5 वाली थ्रेशोल्ड थी ना, 0.5 से नीचे हम 0 ले लेंगे और 0.5 से ऊपर 1 ले लेंगे। तो वो एक्टिवेशन का एक्टिवेशन फंक्शन उसको ऐड सो इसे हम जो कहते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है, इस इक्वेशन का फार्मूला है हमें हमारे पास, हाँ जी तो अगर हम वो फार्मूला पे यूज करना शुरू कर दें तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें अब न्यूरल नेटवर्क की जरूरत नहीं? हाँ जी बिल्कुल सही। और लेकिन अगर हमें कोई फार्मूला नहीं निकलता, हाँ क्या हर एक प्रॉब्लम का फार्मूला निकलता है? निकलता तो है
मतलब जब किसी प्रॉब्लम को न्यूरल नेटवर्क ने सॉल्व कर ली है, इसका मतलब है उसकी कोई इक्वेशन बनती है जो न्यूरल नेटवर्क ने फाइंड आउट कर ली है। न्यूरल नेटवर्क में मैजिक तो नहीं है ना, इट्स जस्ट अ फाइंडिंग एन ऑटोमेटेड वे ऑफ फाइंडिंग एन इक्वेशन। एक लाइन की इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है, तो वो बाय हैंड भी आप फाइंड आउट कर सकते हो और वो एक ऑटोमेटेड एल्गोरिथम से भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो बस ये न्यूरल नेटवर्क ही काम करता है, इक्वेशन तो है। और आप बहुत सारे मैथमेटिशियंस को एक कमरे में बिठा दो और उनको बेसिक फूड देते रहो कुछ महीने तक, तो वो इक्वेशन निकाल लेंगे। But that is not वहाँ पे फिर वो एनिमल राइट्स वाले, नहीं सॉरी, ह्यूमन राइट्स वाले only आते हैं। mathematicians को replace करने के लिए हाँ, उनका काम आसान करने के लिए, लेट्स नॉट यूज द वर्ड रिप्लेस, वहाँ पे फिर वो मसला आ जाता है, जॉब्स खत्म हो जाएगी। ये हम सबको replace कर रही है तो फिर शुरू में तो आसान करेगी ना काम, yes और जो लोग अडेप्ट कर जाएंगे उनका काम आसान ही होता रहेगा। जो अडॉप्ट नहीं करेंगे, फाइट करने की कोशिश करेंगे, वो फिर पीछे रह जाएंगे। अच्छा, so we can discuss more complex problem. हाँ, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम मुख्तलिफ पैरामीटर मुख्तलिफ जगहों से निकल सकते हैं। हम इसको रीसेट करते हैं और इसमें थोड़ा सा हम एरर डालते हैं। ये नॉइज़ जो है, नॉइज़ का पैरामीटर ये 0 है, सही। हमने इसमें डाली 5 नॉइज़, तो और नहीं डाले, नहीं गए इधर उधर, और डालते हैं। अब ये देखें, जैसे जैसे हम नॉइज़ को बढ़ाते जा रहे हैं, ये जो इनके वो हैं सैम्पल्स, वो आपस में मिक्स आउट होते जा रहे हैं। अब इस स्टेज पे जो है बहुत क्लियर बाउंड्री नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे उसको नंबर ऑफ आइटरेशंस ज़्यादा लगेंगे और एरर ख़त्म नहीं होगा, एक्यूरेसी 100% नहीं होगी। नहीं होगा। ठीक है, अगेन इत्तेफाक से 66 आइटरेशंस पे रुका है, थोड़ी ज़्यादा करके देख लेते हैं, कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, 130 तक भी चलेगी, लेकिन जो लाइन है वो लाइन है और जो एरर है वो एरर रहेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर वो एरर्स वहाँ पे मौजूद हैं और वो ऊपर ये एरर दिखा भी रहे हैं। टोटल लॉस जो है वो 0.086 है, ये लॉस है। लॉस हम कहते थे उसको एरर को, एरर का मैंने कहा था ना एक और टर्म हम यूज़ करते हैं आजकल, लॉस। तो लॉस फंक्शन हमें बताता है कि कितना वो इशू आ रहा है, कितना एरर आ रहा है। मतलब आसानी के लिए हम ये कह सकते हैं कि इसमें एरर जो है वो 8.6%, इसका लॉस 0.086 है, तो परसेंटेज में करवाने के लिए तो ये 8.6 एरर आ रहा है किसमें, टेस्टिंग में, और ट्रेनिंग में जो एरर आ रहा था वो 7% ट्रेनिंग लॉस था। सही। ट्रेनिंग एरर किसको बोलते हैं? जब हम लूप में चलाते रहते हैं ना डेटा को और न्यूरल नेटवर्क उसको लर्न करता रहता है, तो हम उसका एरर भी निकालते रहते हैं कि अभी तक कितना एरर है। वो एरर की बेसिस पे तो वो बैक प्रोपगेशन होती थी, तो वो एरर 0 नहीं हो सकता, तो हमने ये डिसाइड करना होता है कि इतना एरर तक पहुंच जाओ तो बस ठीक है, ट्रेनिंग का। उसके बाद फिर हम टेस्टिंग डेटा निकालेंगे जो हमने छुपाया हुआ था, और उस पर टेस्ट करेंगे और उस पर जो एरर आएगा वो हम एरर रिपोर्ट करेंगे कि दिस इज़ द रियल एरर। ट्रेनिंग वाला एरर रिपोर्ट नहीं करते, वो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि हमने नेटवर्क की ट्रेनिंग रोकनी कब है। तो ट्रेनिंग एरर की बेसिस पे ट्रेनिंग होती है, लेकिन टेस्टिंग एरर की बेसिस पे ट्रेनिंग नहीं होती। ट्रेनिंग रोकते तो हम तब भी है ना जब वो सक्सेसिव इम्प्रूवमेंट बहुत कम होना शुरू वो एक तरीका है, यस। और एक एरर भी एक तरीका एरर भी एक तरीका है। आप 90% एक्यूरेसी तक पहुंच गए तो आप रोक देते हैं, 95% तक पहुंच गए, 55% आपका एरर रह गया। ट्रेनिंग तो हम एरर कम निकलता है। जब हम इसको देखो ना ट्रेनिंग हो कैसे रही, हम इसको ये कह रहे हैं कि इस 2 + 2 इज is 4, अज्यूम तो हम उसको ये भी बता रहे हैं कि ये इनपुट्स हैं और ये आउटपुट है। तो अगर वो शुरू में कहता है कि ये 2.2 2 + 2 = 3, तो हम जो आउटपुट से माइनस करते हैं उसको 4 - 3 किया तो हमारा एरर 1 है। हमने कहा नहीं सही, हम उसको ट्रेनिंग रेट के थ्रू, लर्निंग रेट के थ्रू वापस पास करते हैं। सुपरवाइज ट्रेनिंग में
हाँ, ये पता ये है। जो मशीन हमें लर्निंग है डेटा वाली का नहीं पता। ये मशीन लर्निंग मुकम्मल सुपरवाइज कर देना, यानी उसमें वापस वो जो मान है ना वो वापस पास करते हैं बैक प्रोपगेशन के थ्रू, उससे वो वेट्स अपना एडजस्ट करता है सारे कनेक्शन से, फिर दोबारा उसको भेजते हैं 3+3, ठीक है। तो उसको पता है कि 3+3 की वजह से बैक प्रोपगेशन तो होती है सीधी। हाँ, वो एरर को ही लेकिन प्रोपेगेट लेकिन उसमें हमारे पास यानी ओवरऑल जो हम कहते हैं जो हमारा ट्रेनिंग का एरर रेट है वो एक हम एक कैलकुलेशन मुश्किल कर रहे होते हैं कि अब हमारा एरर रेट क्या आ रहा है जो लास्ट हर ईपॉक का निकालते हैं। और एक ईपो का कैसे निकालते हैं? जो 100 रोज है ना, 100 रोज को हम फीड फॉरवर्ड कर लेंगे, 100 सही। रोज ऑफ डेटा है हमारे पास, उनको इनपुट पे देके उनकी आउटपुट डिटरमिन कर ली, और उनकी हमें डिजायर्ड आउटपुट भी पता है, तो हमारे पास 100 एरर्स आते हैं। यानी कि हमने उसका नोट हमने कहीं पे उसको सेव करना है कि इसने इस इनपुट पे ये आउटपुट जनरेट की हाँ, और ये थी इस ईपॉक के अंदर हर एक का सेव करेंगे सर और उसकी एवरेज ले लेते हैं उसकी average। एवरेज वो हमारा ओवरऑल ट्रेनिंग एरर होता है उस ईपॉक का। उसी। जब हम लोग कहते हैं हमने इसके 100 ईपॉक्स रन किए हाँ, तो वो हम लोग उन 100 ईपॉक्स की जो एवरेजेस को उनकी एवरेज निकाल लेते हैं। नहीं, हर epoch Last का epoch। देखनी है। अच्छा फिर भी लास्ट ईपॉक हाँ। सही 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 जो इस वक्त का ट्रेनिंग एरर होगा वो उसकी लास्ट ईपॉक, लास्ट ईपॉक क्योंकि पहली ईपॉक का एरर तो बहुत बड़ा है, सही 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 ठीक है, उसका एवरेज लेंगे तो वो बहुत स्क्यूड हो जाएगी बहुत खराब हो जाएगा। और ये एरर जो है वो एडजस्ट होता है सक्सेसिव epoch। हाँ, सक्सेसिवली एरर कम होता है, इवेंचुअली जो लास्ट पे रह जाता है वो हमारा है। बहुत कम होता है। हाँ, वो हमारा ट्रेनिंग एरर है, और उसके ऊपर हमने इसको रोका। उसकी ये बेसिस पे हम 7% रोक है, सकते हैं। 0.7 हम है। ये रिपोर्ट नहीं करते हम्म, हम ये रिपोर्ट नहीं करते। लेकिन ये रिपोर्ट ये तो हमारा yes, ये रोकने का तरीका है बस, कि यहाँ पे हमने रोक लिया उसको, 95% एक्यूरेसी पे हमने रोक लिया। अब हम टेस्ट करेंगे तो हो सकता है 80% एक्यूरेसी है। अच्छा क्या जो नॉर्मली ट्रेनिंग हो रही होती है उसमें काइंड ऑफ हम लोग जो हम जैसे बात की दूसरी एल्गोरिथम की बात की तो जो ड्राइवर फंक्शन है वो इसको देख रहा था अच्छा अब इसका एरर रेट क्या है ट्रेनिंग का फिर और ईपॉक करो अगर नहीं है और ईपॉक रन करो और 10 और रन करो 5 और करो जब वो ड्राइवर फंक्शन कर रहे हैं। यस, ट्रेडिशनली हम ऐसे ही करते थे। अब जब से ये नया फैशन है ना एपीआईज बनाने वाला, तो एपीआई में एक फंक्शन होता है जो ये काम कर लेता है, खुद ही से करता है, ठीक है। तो अब मशीन लर्निंग के जो पाइथन में लाइब्रेरीज है ना, उनमें एक फंक्शन होता है फिट, FIT, सही फिट। उसको हम डाटा ट्रेनिंग डाटा भी देते हैं, उसको उनके लेबल्स भी दे देते हैं, सारा कुछ दे देते हैं, टेस्ट डेटा दे देते हैं। कैसे लोग, और उससे कहते हैं अब इस एआई के एल्गोरिथम को इस डाटा पे फिट करो, वो डिसीजन ट्री हो, वो KNN हो, न्यूरल नेटवर्क हो, जो भी हो, सही उसको पता है कि इसको कैसे मैंने इटरेशन इसकी चलानी है, कितनी इपॉक्स चलानी है, क्या लर्निंग रेट रखना है, वो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर सारे सेट हुए होते हैं जिसके ज़रिए से वो चला लेते हैं। हम उन तमाम पैरामीटर्स की वैल्यूज चेंज भी कर सकते हैं फिट सही। फंक्शन के अंदर, सही ठीक है, जो हम डिटरमिन करना चाहते हैं। सही तो वो पैरामीटर्स ऊपर नीचे करके हम उससे बेहतर फिट करवा सकते हैं, अपनी तसल्ली कर सकते हैं। सही तो एपीआई के अंदर अब जो है ना ये ड्राइवर फंक्शन भी उन्होंने डाल दिया है फिट फंक्शन में। सही जो epoch है, हम्म, ये epoch। अब if we have 1000 records ठीक है, टेस्ट डेटा में, हाँ जी, हमें सबसे पहले वो 70% ऑफ इट निकाल लिया हाँ, टेस्ट फॉर ट्रेनिंग के लिए, 30% हमने ट्राई किया। टेस्ट के लिए रख लिया। अब वो जो 700 है जी, वो उसमें से 100 की हम epochs बना सकते हैं या पूरा 700 एक epoch है? पूरा 700 को एक epoch कहते हैं। अगर हम 100 के बनाएंगे तो हमको कहते हैं बैचेस। ठीक है। 100 के हम 7 बैचेस बना सकते हैं। और यही जो epoch है इसको हम 10 दफा 100 दफा 50 दफा 100 दफा, बट इट्स द सेम डेटा। यस, इट इज़ द सेम डेटा। हम बार बार क्यों चलाते हैं सेम सिर्फ डेटा? एरर एडजस्ट क्योंकि हम एरर के बेसिस पे बहुत थोड़ी एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो इसलिए बार बार चलाएंगे तो बार बार एडजस्टमेंट होगी। विदाउट एडजस्टमेंट रिजल्ट सेम रहेगा। हाँ, वो तो हम बहुत बड़ी एडजस्टमेंट नहीं करते ताकि वो स्टेबल हो जाए। सो द चेंज इज ओनली बेसिकली बैक प्रोपगेशन से एरर रिड्यूस कर रहे हैं। epochs रन कर रहे हैं इसलिए फर्क पड़ता है, अदरवाइज तो नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि सेम डेटा। अच्छा एक ईपॉक के अंदर बैचेस से क्या फ़ायदा है, ये क्यों बनाते हैं? जब epoch बहुत बड़ी हो जाए ना,
हमारे पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स, एक इपॉक ही बहुत बड़ी हो जाती है, तो हम उसको बैच वाइज डेटा देते मल्टीपल हैं। रिपोर्ट्स उससे लेकिन उसको हम यूज़ नहीं, उसका यूज़ क्या है? मतलब उससे एक तो वो डायग्नोस्टिक्स आसान हो जाते हैं। हमारे पास जो है ना वो एरर इपॉक वाइज जो एरर आना था वो बैच वाइज आना शुरू हो गया, सही तो हम जल्दी जल्दी चेक कर सकते हैं। सही वरना फिर हम 1 मिलियन रिकॉर्ड्स का वेट करें सही। और उसके बाद फिर उन 1 मिलियन की एवरेज कैलकुलेट करें, तो वो उन चीज़ों से भी बचत हो सही। जाती ठीक। For small data set it doesn't make sense. है। हाँ, स्मॉल के लिए वो पूरा इपॉक ही ये चलेगा। बहुत हेल्पफुल है। यस, इससे हाँ, हमारे कितने टॉपिक्स और कितने डिस्कशंस कवर हो गए। लेकिन ये साथ साथ ओवरवेलमिंग भी है, इतने सारे पैरामीटर्स एकदम से आप दिखा दें बंदा डर जाता है। हाँ नहीं, शुरू में तो बिल्कुल ही दिखाना चाहिए, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए तो फिर ये जरा बहुत हाँ, हेल्पफुल है। जब हमने ये तमाम पैरामीटर्स डिस्कस कर लिए हैं, अब हम इनको खेल के भी देख सकते हैं इनके साथ। तो बड़ा मतलब स्ट्रेटेजिकली जो है वो इंट्रोड्यूस करने चाहिए सिमुलेटर्स, वरना वो खराब कर देते हैं। हाँ, कर सकते। लेट्स से हम इसको एक कम कर दें या ज़्यादा करें? ठीक, एक इसकी ना बढ़ाते हैं और दोबारा चलाते हैं। ठीक, अब हम देख सकते हैं, अब हम ऑरेंज लाइन ज़्यादा हो गई हैं, ब्लू कम हो गई है। अब ये 5th नोड जो है ये ड्रॉप आउट हो सकती है। ठीक है, अब हम इसको ले जाते हैं 3 पे। उतनी ही है तकरीबन, थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। इसका लॉस कितना है? टेस्ट लॉस इसका काम है 11% है, 10, 9 बस 9.4%। अच्छा, ट्रेनिंग लॉस तो बहुत कम है, 0.07। तो वो 7.2% है, 7% है, और टेस्ट जो है वो 9.5%। तो इससे ज़्यादा कम हो नहीं सकता। इसको हम कोशिश करते हैं उसकी ओवरफिटिंग की, चलने देते हैं। सिग्मॉइड हमने सेलेक्ट किया है तो उसको ओवरफिटिंग करनी तो चाहिए। अब देखो टेस्ट लॉस बढ़ता जा रहा है और ट्रेनिंग लॉस कम होता जा रहा है, ये अब ओवरफिटिंग हो रही है कि आपका ट्रेनिंग लॉस कम होता जा रहा है और टेस्ट लॉस बढ़ता जा रहा है। तो ट्रेनिंग लॉस में जो अब वो डिक्रीमेंट है वो बहुत ही थोड़ा हो रहा है, इतना कि वो नज़र भी नहीं आ रहा, वो 3rd डेसिमल प्लेस या 4th डेसिमल प्लेस पे हो रहा है। किसमें? ट्रेनिंग लॉस में 6, 7 है, सही 6.7 इम्प्रूवमेंट होनी बंद हो रही है। इम्प्रूवमेंट, हाँ वो अगले डिजिट्स में हो रही है, एक्सट्रीमली स्लो हो गई है। लेकिन यहाँ पे जो लॉस उसका नुकसान आ रहा है वो काफ़ी आ रहा है। अब 12% तक एरर चला गया टेस्ट में, और हम इसको लेके गए थे कहाँ तक, 9% तक। तो ये हमारा ओवरफिटिंग का कॉन्सेप्ट है और ये 1500 आइडेशन हो चुकी इनके इस रेट पे हम रनिंग रेट ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल दी कि आपने इसको दिया है 2 + 2 4 है, लेकिन इसने कैलकुलेट किया है 2 + 2 3, तो जो आपने 4 - 3 किया आपको 1 आया। हम ये नहीं करेंगे कि पूरा का पूरा 1 कहेंगे तुम एडजस्ट करो कुछ, हम उससे तुम इसको इसका ये कि मान इसकी इसको 10% एडजस्ट करो, जो भी एरर आया है उसका 10% एडजस्ट करो, या हाँ उसकी, और उसमें ये कि हमने ये एक क्लास में ग्राफ में देखा था कि हम उसको जितना एडजस्टमेंट ज़्यादा करते जाएंगे उतनी फाइनल डिटेल्स कम होती जाएंगी, यानी हम उसको 1% एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं हर इटरेशन में, और 10% हमारी मर्जी की तो मर्जी कर, लेकिन जितना हम उसको बढ़ाते जाएंगे लर्निंग रेट को, उससे जो फाइनल डिटेल्स हैं ना वो नहीं हो पाएंगी। वो एक वो भी इन्हीं अगेन हिडन ट्राई से ही है कि आपको आइडिया हो कि ये किसके ऊपर बेहतर देगा। हाँ, पिछले लेक्चर्स में डिस्कशन की थी। तो लर्निंग रेट थोड़ा रखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन बड़ी अच्छी एक्यूरेसी आएगी, बड़ा रखेंगे जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा लेकिन एक्यूरेसी अच्छी नहीं जैसे जैसे हम कह रहे हैं कि हमें यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो हम जंप लगा के फॉर एग्जाम्पल मेरा एक जंप है इतना,
मैंने जंप लगाया, मैं यहाँ पे चला गया, अगला जंप लगाया, मैं आगे चला गया, मैंने जाना यहाँ पे था। फिर मैं वापस आया, फिर मैंने इसको थोड़ा सा आगे पीछे, फिर दोबारा मैंने किया, चाहिए थोड़ा ज़्यादा कर दिया मैंने, फिर मैंने इसको जंप लगाया, अब मैं थोड़ा सा आगे चला गया। तो अगर मैं जंप इतने इतने लगा रहा हूँ, इस तरह से लगा रहा हूँ, तो मैं वो उसके करीब पहुँचने के मेरे चांस आते हैं। तो इसमें जो बायस है जी, वो कहाँ पे कुछ यहाँ पे ना हम वेट्स को खुद से नहीं छेड़ सकते, तो इसलिए फिर 22 भी उन्होंने नहीं रखी कि आप खुद से छेड़ें। वेट्स, अच्छा वेट्स भी नहीं हम दे सकते। नहीं, ये वेट्स वैसे भी होते, आप दे भी नहीं सकते, तो वेट्स ऑटोमेटिकली ट्रेनिंग से वेट्स हम कह रहे हैं डायरेक्ट कनेक्शन, वो तो पैर प्रोपिगेशन से ही होगा। वेट्स और कनेक्शंस तो बायस नहीं दे सकते। हाँ जी, मतलब वेट्स और बाइसेप्स के अंदर है, वो खुद ही हैंडल करना, मैनुअल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। देन वी आल्सो हैव अब हमारे पास है, एक तो हो गया प्रॉब्लम टाइप क्लासिफिकेशन, नॉइज, हो गया, ऊपर क्या है टेस्ट डेटा 50%, ठीक है। अब हमने डिस्कस किया था 70-30, तो हम इसको 30% पे ले आते हैं, फर्क नहीं ट्रेनिंग डेटा को, टेस्टिंग डेटा, इसने टेस्ट मांगा है, टेस्ट डेटा, अच्छा ट्रेनिंग टू टेस्ट, ओके, फिर हम इसको 70% पे लेते हैं। 70% ट्रेनिंग डेटा हो गया और 30% आपका टेस्ट डेटा हो गया। नीचे जो है वो बैच साइज है, कितने बैचेस बनाने हैं, किस किस साइज के बनाने हैं, इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता इस छोटे डाटा को, ठीक है। अब यहाँ पे 6.2% ट्रेनिंग एरर है और 7.6 जो है वो आपका टेस्टिंग एरर है। ओके, हमने 2 की थी, अब हम इसको मज़ीद कम करते हैं, हिडन में उसको 2 और कर देते हैं। हो गया, ये भी हो गया, वो बस ठीक है। तो 2 हिडन के साथ भी हो सकते हैं, और ये जब इस तरह हो जाता है ना, जब ये ट्रेन, हम उसको कहते हैं ये कन्वर्ज हो गया। आउटपुट में दोनों एक ही कलर की क्यों आ रही है, ब्लू वाली कब आ रही है? वेट इज -2.3, वेट इज -2.3, इसका मतलब है कि ये ना ये ऑरेंज से मुराद इसका नेगेटिव नंबर है शायद, और ब्लू से मुराद पॉजिटिव नंबर है। हाँ, ये नीचे लिखा भी हुआ है कलर्स, ठीक है। नेगेटिव जो है वो ऑरेंज है और पॉजिटिव जो है आउटपुट नोड कौन सी है जो ब्लू को कंट्रीब्यूट कर रही है? वो उसकी इंटरनल डिस्क्रिप्शन हाँ, मतलब वो इंटरेक्शन भी है इसकी। बताना मुश्किल काम है। फिर ये दो नोड वाला सही नहीं है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो तो हो गई है ना फिर इनके डिमार्केशन, तो मतलब ये वो चीज़ नहीं है जो हम सोच रहे थे। यानी कि जो आउटपुट उस डेटा को शो नहीं कर रहा, डाटा ये वेट बता रहा है उसका, वेव्स में, हाँ, पॉजिटिव्स को ब्लू और नेगेटिव्स को येलो। एक न्यूरॉन के साथ करके देखें, लेट्स स्ट्रेच द लिमिट्स, ले हम तो कर करके उसको कंफ्यूज ही कर रहे थे। तो ये भी कन्वर्ज हो गया, एक से भी हो गया, एक से भी हो गया, सिंपल प्रॉब्लम है। और एंड गेट वाली प्रॉब्लम है, तो हमने तो इसको एक न्यूरॉन से भी किया हुआ है, यानी एक न्यूरॉन से भी हो जाएगा, और वो एक न्यूरॉन कौन सी न्यूरॉन है, वो आउटपुट न्यूरॉन है, क्योंकि उसके अंदर भी वेट है। तो हिडन न्यूरॉन को हम 0 भी कर दें ना, तब भी हो जाना चाहिए इसको, ये इतनी सिंपल प्रॉब्लम है। अब इतनी इसमें 0 हो सकती है कि नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अच्छा इसमें लेयर्स भी आप ऐड कर सकते हैं, अच्छा, ये हिडन लेयर ही है, वो दूसरी भी हिडन लेयर थी, ये आउटपुट लेयर है, आउटपुट की न्यूरॉन इसमें शो नहीं की। अब इस वक्त हमारे पास क्या है, एक हिडन लेयर है और उसके अंदर एक ही न्यूरॉन। अच्छा इसका मतलब हम दो लेयर्स के साथ खेलते रहे पहले। हाँ, 2 हिडन, ये तो हमने सिंगल न्यूरॉन वाला एंड आउट वाला काम कर लिया। आई मीन
सिंगल न्यूरॉन अब ये देखो 10 से 15 इटरेशंस में ही हो रहा है कन्वर्ट, क्योंकि इसमें कोई साइंस है ही नहीं रहा। वो पहले 2 हिडन न्यूरॉन्स की वजह से ज़्यादा टाइम लेगा। सो मैनी प्रॉब्लम्स इन दैट। लेकिन आउटपुट छोटा, हाँ, छोटे उससे आर्किटेक्चर से ट्रेनिंग कितनी फास्ट हो गई। जो 66 आइट्रेशंस में काम हो रहा था वो 10 आइट्रेशंस में, क्योंकि हम उसके पास वेट्स कम है जिसको उसने ट्रेन करना नोट्स ना कर है। हाँ, वो नेगोशिएशन उसकी कम है, मतलब लर्निंग रेट जो आपकी वो नेगोशिएशन छोटा। तो ये जो ड्रॉप नोड है, ड्रॉप ऑफ नोड है, ठीक है। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, ये इसको चाहिए थी कि आउटपुट नोड भी यहाँ पे शो करता है। नहीं वो सही किया उन्होंने। कर सकते हैं, उसने आउटपुट का ग्राफ शो कर दिया उसकी जगह आउटपुट नोड की वजह से। मतलब ये जो वेट जा रहा है ना, ये जो वेट जा रहा है, हाँ, ये आउटपुट पे जा रहा इसमें भी एक और हिडन ऐड करते है। एक और हैं, हिडन ऐड करते हैं। सही। तो अब यहाँ पे हम लोग 3 कर देते हैं। सही। तो लाइन वही मिली। आउटपुट पे कितने न्यूरॉन्स हैं वो उसके वो तो 2 ही हैं एक्चुअली। इसमें तो 2 ही हैं, क्योंकि 2 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकते हैं। 1 और 0 के थ्रू कर रहे हैं। हाँ, 1 और 0, एक न्यूरॉन पे भी कर सकते हैं और 2 पे भी कर सकते हैं। तो ये वाली डिटेल उन्होंने हाइड कर दी, प्रोबेबिलिटी क्या शायद ज़्यादा जरूरी है। तो अब देखो 50 आइट्रेशंस लगे, वो जो काम पहले 10 आइट्रेशंस में विद अ सिंगल हिडन। नॉइज़ को बढ़ा देते हैं, तो ज़्यादा ही अननियम ज़्यादा ले जी। ये मैक्सिमम नॉइज़ जो इनका वो सपोर्ट करता है, और हम इसको इससे ले आते हैं। अगेन 10 और 15 आइट्रेशंस में कम हो जाता है। हमारा 16% है एरर। एरर 16% है टेस्ट है, और इसके ऊपर 9%। अब वो 50 हमने इसको नॉइज़ को 50 कर दिया, तो अब ज़्यादा ही आएगा। अब हम न्यूरॉन ज़्यादा भी कर लेना तो ये बहुत कम नहीं हो सकता, 15.7% आ गया और अब बढ़ना शुरू हो गया। बस इतना ही जा सकता है क्योंकि नॉइज़ इतनी ज़्यादा है। 15% आएगा, ठीक है। तो वो डाटा को देख के ही लग रहा है। मिक्स ही कर दिया 50 आइटम्स नॉइज़ में आती है, आइटम 50% नॉइज़ डेटा हमारा कितना था ऊपर में नहीं लिखा। तो प्रॉब्लम नॉइस के डिफरेंट वैल्यूज होंगे। हाँ, छोटा परसेंटेज में इसका क्या बनेगा भाई? ऐसा ये स्पाइरल ठीक। अब ये हो गया हमारे पास, और लेट्स स्टार्ट विद 1 0। तो देखो ना, एक लाइन बनाने की कोशिश कर रहा है सिंगल लाइन से, सिंगल न्यूरॉन के साथ, और उससे नहीं हो रहा। तो एक इससे क्या पता लगता है कि एक न्यूरॉन जो है वो लीनियर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। अब हम इसमें बढ़ा देते हैं, तो कर देते हैं। नाउ दैट्स बेटर। 2 लाइन एरर जो अभी 19% है, कम हो रहा है 18 17। अच्छा, लाइन की सीधी ही लगाने की कोशिश कर रहा है, उसकी वजह क्या है? लीनियर, हाँ, प्रॉब्लम भी ऐसी ही है तकरीबन। ठीक है, 2 न्यूरॉन है ना, ज़्यादा करेंगे तो शायद वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन बनाने की भी कोशिश। डिस्ट्रीब्यूशन की तो ऐसी है ना। लेट्स से 4 को करके देखते हैं। अभी करेगा कोई नहीं, हाँ नहीं देखो, थोड़ा सा बेंड हुआ, स्ट्रेट लाइंस नहीं है। पैराबोला हाइपरबोला 10% 10% एरर।
अब एरर में ना वो बहुत कम हो गई स्पीड गिरने की, तो अब फिर ओवर फिटिंग की तरफ जा रहे हैं, मतलब ऑलरेडी हो चुकी है 200-250 ईपॉक्स वर इनफ, बिकॉज नॉइज जो है हमने 25 डाली, तो मेरा ख्याल है ये 100 पॉइंट्स है, उनमें से 25 है शायद, तो ये उसने हाइपरबोलिक बना दी है, ठीक है। अब जो है वो उसको वो लीनियर वाली लिमिटेशन ख़त्म हो गई है। अब हर हिडन न्यूरॉन पे जब हम देखते हैं माउस लेके जाते हैं ना, तो वो ये भी बताते हैं कि ये हिडन न्यूरॉन क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इक्वेशन में, ठीक है, जैसे ये है। इसके आउटपुट कंट्रीब्यूशन का पैटर्न क्या है? हाँ, कैसे? जैसे ये पहली हिडन न्यूरॉन है, ये किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये लाइन बना रहा है, एक सिंगल लाइन बना रहा है, सही। ये वाला आ गया, ये नीचे एक लाइन बना रहा है, दूसरा हिडन न्यूरॉन, तीसरे हिडन न्यूरॉन पे आ जाए ये इस तरह की लाइन बना रहा है, और चौथा आ जाए ये इस तरह की लाइन बना रहा है, कॉम्बिनेशन हो तो दो लाइनें इस तरह है, दो लाइनें इस तरह है, जब वो कंबाइन होंगी तो वो दो कर्व्स बन जाएंगे बड़े खूबसूरत। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमें हिडन न्यूरॉन्स बढ़ाने चाहिए। अब 3 से देखते हैं, लेट्स सी। हाँ, कर्व्स कर लिया तकरीबन उसको। बस 12% तक आ जाएगा, नॉट बैड। हाँ, लेकिन कर्व्स बनाए उसने। और अगर हम एक और हिडन लेयर ऐड करते हैं फिर क्या करें? हम एक और हिडन लेयर ऐड कर देते हैं और इसमें न्यूरॉन्स कम कर लेते हैं। अब न्यूरॉन ज़्यादा हो गए तो उसको टाइम लग रहा है, लेकिन एरर कॉन्स्टेंटली कम हो रहा है। ये देखो ना, टेस्ट लॉस है, और ऐसा लग नहीं रहा कि ये कर्व करेगा। 14% है 16 लॉस नहीं, बस ये तो स्ट्रेंज है जैसे कि अगर एक लेयर पे न्यूरॉन ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा हाँ, वो, और दो लेयर्स के ऊपर उतने ही न्यूरॉन्स हों तो वो कम अच्छा परफॉर्म करेगा। स्ट्रेंज है, लेकिन मेरे ख्याल तो ये ज़्यादा एफिशिएंट होगा। अब मैं वो फिटिंग हो रही है। 11.5 मैक्सिमम। नॉट बैड, नॉट बैड। यहाँ पे भी दो कर्व आ गए। टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, देखते हैं कब कन्वर्ज थोड़ा शुरू हो गया कन्वर्ज। और एरर इज ऑलरेडी बिलो 10। हाँ, बिलो 9.8, बहुत प्रिसाइज लाइन है। तो इससे बैठ के तो हम घंटों खेल सकते हैं। अच्छा, अब ये लर्निंग रेट है, ये हम तमाम पॉसिबल चेक कर सकते हैं लर्निंग रेट्स। एक्टिवेशन फंक्शन हमारे चारों मशहूर ज़माना, लीनियर है, 10H है, और रेलवे और सिग्मॉइड। सिग्मॉइड सबसे स्लो वाला है, इसी को अगर हम रेलो में कर लें 375 लगी थी आइटरेशन सिग्मॉइड। अब रेलो को देखते हैं, 72 एज कम्पेयर टू 370, बहुत कम। ये है क्या? एक्टिवेशन फंक्शन चेंज किया रेलो की, हम जाते तो वो करते ना सिक्योरिटी। तो रेलो बहुत सिंपल फंक्शन, एक्टिवेशन फंक्शन है और सिंपल प्रॉब्लम्स भी बड़ा। हाँ हाँ, रेलो को हिडन न्यूरॉन ज़्यादा चाहिए, लेकिन वो कर ले काम कर ले। तो और इसमें अब हम क्या चेंज कर सकते हैं? अब हम
थर्ड डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम के पास आ जाते हैं और इसको हम करवाते हैं तो इस फोन से उसने बना दिया। घरेलू में सिग्मॉइड को देख लेते हैं। न्यूरॉन्स काफ़ी ज़्यादा कर लेगा अल्टीमेटली। एक्चुएशन से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। चेक करें 561 नहीं, दोनों में टेस्ट में भी इतना ही। हाँ नहीं, वो सही है। टाइम जो है ट्रेनिंग का लगेगा। तो रेलू जो है वो हिडन में उसमें डीप लर्निंग में रेलू इसीलिए यूज होता है कि फास्ट बहुत है। मोस्टली वही फास्ट इन लर्निंग, फास्ट क्विकली वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ट्रेनिंग फास्ट हो जाती है उसमें। और ये वाला जो मसला था हमारा स्पाइरल वाला, थोड़ा सा एरर कम रखते हैं शुरू में, देखते हैं क्या करते हैं। पहले उसने एक सिंगल लाइन बनाई, ब्लू और ऑरेंज वाली। इसको हम लगा के घर के काफ़ी सारे काम करके आ सकते हैं। ये चलता रहेगा। मतलब न्यूरॉन्स ज़्यादा नहीं कम ना, तो प्रोग्रेस ही नहीं कर उठाते हैं। नहीं, वो इनपुट में ना फीचर्स और आ रहे हैं। ये डिफिकल्ट से वर्क करना, इवन रेलवे को इशू हो रहा है। कुछ अजीबोगरीब शेप करने की कोशिश की। लेकिन देखो काफ़ी ज़्यादा उसने कर लिया। हाँ, उसने ऑरेंज को बहुत ज़्यादा अच्छा कवर कर लिया। 15 से 20% में चल रहा है काम। दैट मीन्स कि हमें मज़ीद न्यूरॉन्स की ज़रूरत है। अब जैसे जैसे ये हिडन न्यूरॉन्स हम ऐड करते जा रहे हैं, हमारी इक्वेशन के टर्म्स जो हम करते जा रहे हैं। लैपटॉप को पंखा भी ऑन, लैपटॉप को फैन भी ऑन हो गया, गर्म होने लगा। की आवाज़ में 11% ग्रोथ किया। अच्छा, ये लोगों काम कर रहे हैं। हाँ, मैंने तो इसके CPU होना नहीं चाहिए। ये सर्वर पे नहीं कर रहे। गूगल को लैप तो करता है, सर्वर चल रहा है, मतलब है लोकली जावास्क्रिप्ट जितना मार। चलेगा तो अच्छा हो गया।